यह बात निर्विवादित रूप से सत्य है कि 6, 8, 12 दुख भाव हैं, लेकिन फिर भी जब हम इनका गहन अध्ययन करते हैं तो कई बार इन दुख भावों से हमें कुछ सुखों की अनुभूति प्राप्त होती है। हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि कुंडली में भाव कोई भी खराब नहीं है। हां, ग्रहों की स्थिति परिस्थिति के अनुसार जातक के जीवन में कुछ खराब और कुछ अच्छा हो सकता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ व्यय भाव को, अष्टम भाव को, छठे भाव को ही दुख की दृष्टि से ना देखें, ना ही इन्हें इस प्रकार से देखें कि यहां यदि कुछ हो रहा है तो सब कुछ खत्म हो गया। हां, अष्टम भाव को हम थोड़ा सा अधिक खराब मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते पढ़ते शून्य से शिखर तक श्रृंखला के अंत में आ पहुंचे हैं। हम यहाँ भावों को पढ़ रहे हैं, राशियों को पढ़ रहे हैं, नक्षत्रों को पढ़ रहे हैं। नक्षत्रों में हम अभी तक शतभिषा नक्षत्र तक पढ़ चुके हैं, राशियों में हम कुंभ राशि तक पढ़ चुके हैं, और भावों में हम 11वें भाव तक पूर्ण विश्लेषित कर चुके हैं, और वर्तमान में हम 12वें भाव पर चर्चा कर रहे हैं। आज से पूर्व हमने 12वें भाव का एक वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, क्योंकि वीडियो जब लंबे हो जाते हैं तो हमें मजबूरन उन्हें 2 भागों में विभक्त करना होता है, क्योंकि यदि एक वीडियो 1 घंटे का बन जाता है तो लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगता है। जबकि हमारे द्वारा उपलब्ध जो जानकारी है वह हर जानकारी, यदि आप ज्योतिष शास्त्री हैं या ज्योतिष शास्त्री बनना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशंस में आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आज से पूर्व के सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है और गहराई को छूती हुई लगती है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर निःशुल्क देते हैं, यदि प्रश्न आपका ज्ञान से संबंधित है, और यदि आप अपनी कुंडली को विश्लेषित करवाना चाहते हैं और अपने किसी एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, तो वह निःशुल्क हमारे लाइव में हम देते हैं। हमारा लाइव हर वीकेंड में होता है। वहां हम आपके द्वारा जो भी प्रश्न आपकी कुंडली से पूछा जाएगा उसका उत्तर वहां देते हैं। हम आपसे सिर्फ समय मांगते हैं, समय के अलावा हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। आप अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए यदि समय दे सकते हो तो आप लाइव में अवश्य आए, रुकें, आप दक्षिणा स्वरूप हमें अपना समय दें। यही हमारी दक्षिणा है, क्योंकि बिना दक्षिणा के कुंडली देखना वर्जित है। यदि हम बिना दक्षिणा के कुंडली देखते हैं और आप बिना दक्षिणा के कुंडली दिखवाते हैं तो इससे आपके ग्रह खराब होते हैं, और उसमें सबसे मुख्य ग्रह गुरु खराब होता है। गुरु धन का कारक है, गुरु संतान का कारक है, गुरु विवाह का कारक है, गुरु लाभ का कारक है, गुरु धर्म का कारक है। तो इन 5 क्षेत्रों में गुरु के कारकत्वों की हानि होती है। इसीलिए हमारी सलाह रहती है कि कुंडली ना तो आप मुफ्त में दिखवाएं, ना ही आप कुंडली किसी की मुफ्त में देखें। बहुत विशेष परिस्थितियां हों तब भी आप दक्षिणा स्वरूप कुछ ना कुछ अवश्य ग्रहण करें या कुछ ना कुछ अवश्य दें। इससे आपके जो ग्रह हैं वह आपका साथ देते हैं। यहां हम जो फ्री विश्लेषण करते हैं उसमें हम आपका सब्सक्रिप्शन और आपका समय ही दक्षिणा के रूप में स्वीकार करते हैं। चलिए, यह तो हमारी रोज की सामान्य बातें जो हम आपसे कहते हैं, जो हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें। आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। आज की हमारी पाठ संख्या जो है 95 जो कि हम पूर्व से पढ़ते चले आ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं 12वां भाव, व्यय भाव, मोक्ष भाव, मुक्ति भाव। इस भाव का एक भाग हम पूर्व में प्रस्तुत कर चुके हैं और आज इसका द्वितीय भाग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने यह पढ़ा था कि यदि कोई ग्रह 12वें भाव में आता है तो किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं।
आज हम जो पाठ प्रारंभ कर रहे हैं वहां हम यह जानेंगे कि यदि व्यय भाव का अन्य भावों से जो संबंध बनता है वह संबंध कई प्रकार से होता है। युति संबंध होता है, दृष्टि संबंध होता है, परिवर्तन संबंध होता है, व्ययेश का किसी भाव में जाकर बैठना होता है या किसी भाव के स्वामी का व्यय भाव में आकर बैठना होता है। उन सभी को हम संबंधों में गिनते हैं। यहां दो प्रकार के संबंध हम मुख्य रूप से देखते हैं, एक व्ययेश का किसी भाव में जाकर बैठना और एक किसी भाव के स्वामी का व्यय भाव में जाकर बैठना। तो हम इनको यहां पर विशेष रूप से देखेंगे कि यदि इनका संबंध इस प्रकार का होगा तो जातक के जीवन में खर्च किस प्रकार के होंगे और जातक के जीवन में व्यय किस प्रकार करता है और किस चीज का व्यय होता है, क्योंकि हम इसे व्यय भाव कहते हैं। तो यहां जातक के जीवन से संबंधित पहलुओं का व्यय भी होता है। तो हम किन पहलुओं का व्यय हो रहा है वह भावों से समझेंगे। तत्पश्चात हम भावक भावम के नियम के अनुसार अन्य भावों के लिए व्यय भाव किस प्रकार कार्य करता है और अन्य भावों के लिए जो अन्य भावों से जुड़े हुए सजीव हैं उनके लिए व्यय भाव से हम किन किन बातों को देख सकते हैं, हम यह समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि व्यय भाव का संबंध अन्य भावों से हो, यानी यदि व्ययेश अन्य भावों में जाता है तो वह किस प्रकार के खर्चे करवाता है, और साथ ही साथ यह समझेंगे कि यदि किसी भाव का स्वामी व्यय में जाता है तो जातक के जीवन का कौन सा पहलू व्यय में गिनती की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, व्ययेश यदि लग्न में आकर बैठ जाए तो जातक का खर्च स्वयं के ऊपर होता है। स्वयं के ऊपर खर्च यानी कि वह अपने सुखों के लिए खर्च करता है और जातक को शय्या सुख की प्राप्ति होती है। और यदि लग्नेश व्यय भाव में जाकर बैठ जाए तो यहां हम थोड़ी हानि की बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य में हानि की बात कर सकते हैं, जातक के कमजोर होने की बात कर सकते हैं, मानसिक पीड़ाओं की बात कर सकते हैं, क्योंकि यह शरीर का व्यय है। कुंडली का व्यय भाव तो है ही, साथ ही साथ यह शरीर का व्यय है। तो यहां पर दो व्यय की बात हम कर रहे हैं, तो शरीर की हानि की बात हम यहां पर जरूर करेंगे। यदि व्ययेश धन भाव में यानी द्वितीय भाव में आकर बैठ जाता है तो जातक के जीवन में जो खर्च होते हैं वह कुटुंब के लिए होते हैं, कुटुंब से संबंधित होते हैं, निवेश में होते हैं। जातक का धन संचय जो होता है उसके अंदर वह और अधिक प्रवृत्त होता है। धन लोलुपता की बात करते हैं, धन के लालचीपन की बात करते हैं हम जातक के अंदर। तो वह सब चीजें हम यहां देख सकते हैं। और यदि धनेश 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो कहने के लिए यह धन भाव की हानि है, लेकिन अगर हम इसे बहुत गहराई से समझें तो यह वाणी भाव भी है। तो यहां जो जातक के जीवन का वो पहलू है जो खर्च होता है वह वाणी खर्च होती है। वाणी का व्यय करता है जातक, जातक बोलने वाला होता है। अब यदि यहां पर देखें कि कोई ग्रह जो कि धनेश है वह व्यय भाव में जाकर बैठ गया है और वह किसी प्रकार से पीड़ित नहीं है, तो हम अच्छी वाणी की बात कर सकते हैं। वाणी में हम वक्ता होने की बात कर सकते हैं और लोग उसे सुनेंगे, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। और यदि हम यहां पर पीड़ित होने की बात करें कि कोई भी ग्रह यहां पर पीड़ित होता है, धनेश यहां पीड़ित हो जाता है, तो हम यहां वाणी के अपव्यय की बात करते हैं। जातक निरर्थक बोलने वाला हो सकता है, क्योंकि लाभ और हानि हम दोनों ही चीजें हर भाव से देखते हैं। तो यहां से भी हम उसी प्रकार से अच्छाई भी देखेंगे और बुराई भी देखेंगे। अब यदि व्ययेश पराक्रम भाव में आकर बैठ जाए तो जातक का खर्च अपने भाई बहनों के प्रति होता है, समाज में खर्च करता है जातक, समाज से संबंधित कार्यों पर खर्च करता है, खेलकूद पर खर्च करता है, शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए खर्च करता है। यानी आप जिम करने वाले हैं तो आपको जिम करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन पाउडरों की आवश्यकता है, आप उनके ऊपर अधिक खर्च करेंगे, शरीर बनाने के लिए खर्च करेंगे। तो यहां से बल की बात करते हैं तो बल बढ़ाने के लिए जातक खर्च करता है। और यदि पराक्रमेश व्यय भाव में जाकर बैठ जाए तो पराक्रम की हानि है। हम एक तरफ से हानि देखते हैं, दूसरी तरफ से हम यह कहते हैं पराक्रम का व्यय करता है। पराक्रम का व्यय यानी कि जातक के जीवन में यदि वो मेहनत करेगा तो फलों की प्राप्ति की भी उम्मीद की जा सकती है। तो यहां हम पराक्रम की हानि ही नहीं कहेंगे, हानि हम तब कहेंगे जब पराक्रमेश यहां जाकर पीड़ित हो जाता है, तो हम पराक्रम की हानि कहेंगे। यानी हम यह कहेंगे कि जातक व्यर्थ पराक्रम कर रहा है, तो यहां पराक्रम की हानि होगी। यदि व्ययेश सुख भाव में आकर बैठ जाए तो हम जातक का निवेश भूमि, भवन, वाहन
इन सब में खर्चे देख सकते हैं। माता के ऊपर खर्च करते हुए जातक को देख सकते हैं। माता के, चूंकि यह माता का नवम भाव है, यात्राओं की बात माता की यहां से की है, तो माता की लंबी यात्राओं के ऊपर जातक खर्च करने वाला हो सकता है। उसके खर्चे इस क्षेत्र में हो सकते हैं। और यदि चतुर्थेश सुखेश जिसे कहते हैं व्यय भाव में चला जाए तो कहने को सुख की हानि है, लेकिन हम यहां सुख की हानि नहीं कहेंगे। हम किसी प्रकार की हानि की तो बात हम करेंगे ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हानि की बात करें। हम पहले फायदे की बात करेंगे। तो फायदे की बात यह है कि यदि सुखेश यहां चला जाता है तो जातक भूमि, भवन, वाहन इन क्षेत्रों में कार्य करने की क्षमता रखता है। इन क्षेत्रों में सेवा भी दे सकता है जातक। अपना जो पराक्रम है वह इन क्षेत्रों में दिखाता है। सुखेश है, माता की बात होती है, माता का यह नवम भाव है, तो माता के लिए तो हानि की बात हम करते ही नहीं यहां से। लेकिन यहां से हम जातक के जीवन में भूमि, भवन, वाहन के खर्चों की जब बात करते हैं तो यानी हम कह सकते हैं कि भूमि, भवन, वाहन का जातक खरीदने बेचने वाला हो सकता है, वह उसमें लॉस भी आ सकता है। यदि चतुर्थेश यहां पर आकर पीड़ित हो जाए तो हम हानि की बात करेंगे, और पीड़ित नहीं है तो हम कहीं ना कहीं लाभ की बात भी करेंगे। कुंडली में सिर्फ और सिर्फ किसी भाव के स्वामी का यहां जाने से यह सब बातें सिद्ध नहीं होती हैं, लेकिन यदि उसे थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाए अन्य ग्रहों का, अन्य भावों का, तो हम इन बातों को 100% जातक के जीवन में उतरते हुए देख सकते हैं। आने वाले दिनों में हम आपके समक्ष कुंडली प्रस्तुत करेंगे, जहां व्यय भाव के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि वहां व्यय भाव किस प्रकार से जातक को फायदा दे रहा है। हमारे पास उपलब्ध है कुंडलियां, हम वहां आपको व्यय भाव से संबंधित जो फायदे हैं वह ज्यादा दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। व्ययेश यदि पंचम भाव में आ जाता है तो जातक का खर्च अपने संतान के ऊपर होता है, रुचियों के ऊपर होता है। रुचियों के अलावा जातक का खर्च प्रेम के ऊपर होता है, ज्ञान के ऊपर होता है। तो यह जातक ज्ञान में खर्च करने वाला होगा, जातक अपने संतान के ऊपर खर्च करने वाला होगा, साथ ही साथ वह प्रेम के अंदर व्यय करने वाला होगा। उसकी रुचियां, अभिरुचियां जो भी हों उनके ऊपर अधिक व्यय करने वाला हो सकता है। व्यय आधिक्य की बात तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन खर्च कहां हो रहा है वह हम समझेंगे। और यदि पंचमेश व्यय भाव में चला जाए तो हम यहां जातक के जीवन में ज्ञान की बात समझ सकते हैं। वह ज्ञान बांटने वाला होगा, लोगों को ज्ञान जबरदस्ती भी दे सकता है, लेकिन जबरदस्ती तब देगा जब पंचमेश यहां जाके पीड़ित हो जाए। और पीड़ा, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि पीड़ा 2 या 2 से अधिक ग्रहों के द्वारा यदि कोई ग्रह पीड़ित होता है तो उसे पीड़ा कहेंगे। कई बार भाव पाप कर्तरी में है तो हम वहां उस पीड़ा को अधिक मान लेते हैं, तो हम वहां कहेंगे कि जातक व्यर्थ में ही अपना ज्ञान का व्यय कर रहा है। क्योंकि यदि पंचमेश और द्वितीयेश दोनों का समावेश यहां हो जाए तो जातक अपनी वाणी से अपने ज्ञान को प्रसारित करने वाला होता है। हम आपको इस बात का आगे सबूत भी देंगे। छठे भाव की बात करते हैं। यदि छठे भाव का संबंध व्यय भाव से बनता है तो यह समसप्तक है। यह रोग, ऋण, शत्रु की बात हम यहां से करते हैं। यदि व्ययेश छठे में आकर बैठ जाए तो हम बात करेंगे कि उसका जो खर्चा होगा वो ऋण में होगा, ऋण चुकाने में जाएगा, रोगों के ऊपर उसका खर्च होगा, शत्रुओं को दबाने के लिए उसका खर्चा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ व्ययेश यदि षष्टम में आता है तो षष्टम से वह अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, सप्तम दृष्टि से। ग्रह सभी जो है सप्तम दृष्टि से तो देखते ही देखते हैं, तो हम यहाँ पूर्ण दृष्टि की बात सप्तम की तो कर ही सकते हैं। तो वह अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो व्यय भाव, मोक्ष भाव, मुक्ति भाव मजबूत हो जाता है। तो हम यहाँ इसकी मजबूती की बात करेंगे। तो अन्य भावों के लिए यह थोड़ा सा और मजबूत प्रभाव देगा। और यदि षष्टमेश व्यय में जाकर बैठ जाए तो रोग, रिपु, ऋण, यह भाव मजबूत हो जाता है। तो जातक के जीवन में हम ऋण मुक्ति की बात कर सकते हैं, रोग मुक्ति की बात कर सकते हैं, दर्दों से मुक्ति की बात कर सकते हैं। हमने कहा कि हम 12वें भाव से मुक्तियों की बात भी करते हैं, तो हम यहाँ इन दर्दों से मुक्ति की बात भी करते हैं। तो यह आप यहां से समझ सकते हैं। हाँ, पीड़ा होने की अवस्था में हम इन प्रभावों को कम देख सकते हैं या हम इन प्रभावों को नगण्यता में ले सकते हैं। सप्तम का संबंध हम व्यय भाव के साथ देखते हैं। यदि व्ययेश सप्तम में आकर बैठ जाता है
तो यहां जो जातक के जीवन में खर्च होने वाला है वह उसके जीवन साथी के ऊपर खर्च होता है। वह जातक अपने साझेदारी के व्यापार में खर्च करता है, तो यहां उसका व्यय जो है इस प्रकार के क्षेत्रों में होता है। और यदि जीवन साथी का जो ग्रह है यानी सप्तमेश है, सप्तमेश यदि व्यय भाव में जाकर बैठ जाता है तो हम यहां जीवन साथी की हानि को समझ सकते हैं। यहां से हम जीवन साथी की हानि को ही समझते हैं ज्यादातर, क्योंकि यहां से जीवन साथी के रोग की बात होती है, ऋण की बात होती है, शत्रुओं की बात होती है। और जब यह व्यय भाव में चला जाता है तो यहां से हम तलाक की बात भी करते हैं, अलगाव की बात भी करते हैं, क्योंकि जीवन साथी के लिए यह छठा है, जातक के लिए यह 12वां है। तो यहां हम हानि की बात अवश्य करते हैं कि हानि यहां पर कुछ अत्यधिक मात्रा में देखने को प्राप्त हो सकती है। व्यय भाव जातक के जीवन में इस प्रकार की परेशानियां तो दे ही सकता है विवाह से संबंधित। तो वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं वह सभी परेशानियां, यदि इसका संबंध बनता है सप्तम से, तो हम परेशानियां देख सकते हैं। क्योंकि कई बार हम सप्तमेश के वहां जाने से जातक के जीवन में अतिरिक्त प्रेम संबंधों की बात भी करते हैं। अब यदि अष्टम से व्यय भाव का संबंध बन जाए तो पहली बात तो हम यह समझ लेते हैं कि 6 और 8 यदि इन भावों के स्वामियों से, इन भावों से व्यय भाव का संबंध बनता है तो सबसे पहले विपरीत राजयोग की बात करते हैं। विपरीत राजयोग क्या होता है, इसके ऊपर कई वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगे, लेकिन हम आपको उसकी यूनिक परिभाषा विपरीत राजयोग की यहां अपने चैनल पर देंगे और बहुत जल्द देंगे। तो अष्टम का व्यय के साथ संबंध, व्ययेश यदि अष्टम में आकर बैठ जाता है तो जातक के जीवन में हम खर्चों की जो बात करते हैं वह गुप्त विद्याओं में खर्च करने वाला हो सकता है, गूढ़ विद्याएं जिन्हें कहते हैं। जातक अपने इस प्रकार के कार्यों में खर्च करना होता है जहां निवेश होता है, गलत निवेश होता है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस प्रकार के क्षेत्रों में जातक पैसा खर्च करने वाला होता है और ज्यादातर लॉस में ही जाता है। अष्टमेश यदि व्यय भाव में जाकर बैठ जाए तो हम गुप्त विद्याओं में जातक की पारंगतता की बात भी करते हैं। गुप्त विद्याएं यानी कि उस जातक के पास में गूढ़ ज्ञान होगा, गुप्त विद्याएं होंगी और गुप्त विद्याओं को वह जातक पूरी रुचि के साथ सीखने वाला होगा। हम जातक के कर्म क्षेत्र की बात दशम भाव से करते हैं, लेकिन 12वें भाव से भी हमने अपने अनुभव में देखा है कि जातक के जीवन में कर्म बहुत ज्यादा अधिक देखे जाते हैं, क्योंकि जातक कई बार इस प्रकार के कार्यों में होते हैं जो हम 12वें भाव से देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले ही वीडियो में यह समझा था कि यदि यहां पर ग्रह होते हैं तो जातक किस प्रकार के कार्य करने वाले होते हैं, दशम भाव से देखते हैं। लेकिन ग्रह जरूरी नहीं है कि दशम भाव का ही स्वामी हो, वह किसी भी भाव का स्वामी होकर वहां जाता है और जातक को इस प्रकार के कार्यों में लिप्त कर देता है। अब हम यदि नवम भाव की बात करें कि व्ययेश नवम भाव में आकर बैठ जाए तो जातक धर्म में खर्च करने वाला होता है, धार्मिक होता है। ज्ञान की हम यहां पर चरम सीमा देख सकते हैं, धर्म की चरम सीमा देख सकते हैं। और चूंकि यह धर्म का सुख है तो हम यहां से मोक्ष की बात करते हैं। धर्म का सुख इंसान के लिए मोक्ष ही है। मोक्ष का मतलब मृत्यु नहीं होता है, इस बात को नोट कर लीजिए कि मोक्ष का मतलब मृत्यु नहीं होता है। मोक्ष का मतलब एक ऐसी स्थिति होती है जहां जातक का संबंध ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हो जाता है, जिसे हम ईश्वरीय ऊर्जा भी कहते हैं। तो यहां हम मोक्ष की बात भी नवम और 12वें भाव के संबंधों में भी कर सकते हैं, अष्टम और 12वें भाव के संबंधों में भी कर सकते हैं। तो जब हम पिता की बात करते हैं यहां से, तो यहां जातक पिता के ऊपर खर्च करने वाला हो सकता है, या यूं कह लीजिए कि पिता किसी प्रॉपर्टी में पैसा चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, पिता के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, वहां जातक अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। और यदि नवमेश व्यय भाव में जाके बैठ जाए तब भी हम अच्छी बात करते हैं। जातक धार्मिक होता है, धर्म की ओर उसका रुझान होता है और वह धर्म का प्रसार करता है, क्योंकि व्यय किस बात का करेगा, तो धर्म का व्यय करता है। तो व्यय हमेशा खराब हो पॉसिबल ही नहीं है। हम अच्छा व्यय भी करते हैं, हम अपने लिए शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, कपड़े पहनने के लिए खरीदते हैं। तो आप इसे कहें कि व्यय हो रहा है, गलत व्यय हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है। अगर आप अपनी जरूरतों के लिए व्यय कर रहे हैं तो वह अच्छा हो रहा है। तो यहां धर्म के व्यय की बात करते हैं। पीड़ा की अवस्था में हम इस बात को थोड़ा विपरीत समझ सकते हैं कि यदि यहां पर बैठकर नवमेश पीड़ित हो रहा हो तो हम यह कह सकते हैं कि जातक धर्म के मामले में कुछ गलत कार्य भी कर सकता है, दिखावा कर सकता है।
तत्पश्चात हम दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव में यदि व्ययेश आकर बैठ जाता है तो यहाँ कार्य क्षेत्र में हानि की बात तो करते ही करते हैं, क्योंकि जातक कई कार्यों में अपना पैसा खर्च करता है और अधिकतर वहाँ उसे हानि ही प्राप्त होती है। हम यहाँ बहुत ज़्यादा लाभ की बात नहीं करते हैं, लेकिन यदि दशमेश व्यय भाव में जाकर बैठ जाए तो जातक को विदेशों से धन आता है। जातक के कार्य का संबंध विदेशों से हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है। हम पीड़ाओं की बात भी करेंगे, लेकिन हम पीड़ाओं की बात तब करेंगे जब हम यह समझ लेंगे कि कुंडली में यहाँ जो ग्रह बैठे हुए हैं वे किस प्रकार से पीड़ित हैं। हाँ, पीड़ित होंगे तो हम विपरीत बातें तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन किस प्रकार से पीड़ित है, किन ग्रहों से पीड़ित है और वह पीड़ाएं कितने बड़े लेवल की हो सकती हैं, तो उनसे हम इन बातों को भी समझेंगे। लेकिन उसके लिए हम कुंडली लगाएंगे, कुंडली लगाकर आपको समझाएंगे, वहां इन पीड़ाओं को भी समझेंगे। अब यदि हम एकादश भाव की बात करें, व्यय भाव की बात करें, तो व्यय भाव का स्वामी यदि एकादश में आ जाए, यानी व्ययेश एकादश में आकर बैठ जाए, लाभ भाव में आकर बैठ जाए, तो हम यहाँ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात कर सकते हैं। व्यक्ति लाभ के लिए, धन के लिए लालची हो सकता है और हर समय उसका जो ध्यान है वह धन को एकत्रित करने पर लगा रह सकता है कि लाभ किस प्रकार प्राप्त करें, किस प्रकार आय के नए नए साधन खोजे। जातक वहां ज्यादा धन खर्च करता है। हानि या लाभ यह ग्रह की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। और यदि एकादशेश वहां चला जाए व्यय भाव में, तो हम यहां यह बात कर सकते हैं, चूंकि लाभ का वह धन भाव है, तो हम यहां आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की बात भी कर सकते हैं। व्यय बढ़ाता है, जातक के जीवन में व्यय बढ़ते ही चले जाते हैं और जब लाभ होगा तभी व्यय होंगे, इस बात को भी समझना है। तो हम अगर नकारात्मकता के पीछे छुपी हुई सकारात्मकता को पहचान लें तो हमारे लिए जीवन जीना भी बहुत आसान हो जाता है। अब हम समझेंगे कि भावक भावम नियम के अनुसार अन्य भावों के लिए हम व्यय भाव को किस प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से कुटुंब की बात करते हैं। स्वयं के लिए तो हम समझ गए कि हम हानि की बात करते हैं, व्यक्तित्व के लिए, स्वयं के लिए, जातक के लिए हम यहां से हानि की बात करते हैं। यदि हम कुटुंब की बात करें, द्वितीय भाव की बात करें, तो यहां से द्वितीय भाव का यह लाभ भाव है, तो यहां से हम कुटुंब की लाभ की, आय की स्थिति को समझ सकते हैं। कुटुंब यानी कि पूरे परिवार की बात हो रही है, जब बड़े कुटुंब की बात होती है वहां हम इन बातों को अधिक समझते हैं। यानी कुटुंब के पास धन होगा नहीं होगा, कुटुंब की आय किस प्रकार की हो रही होगी, वह सब बातें हम यहां से समझेंगे। यदि हम तृतीय भाव से व्यय भाव को देखें तो यह तृतीय भाव का कर्म भाव है, कार्य क्षेत्र है। तो हम यहाँ से छोटे भाई बहनों के कार्य क्षेत्र को समझ सकते हैं, अपने उन मित्रों के कार्य क्षेत्र को समझ सकते हैं जो हमारे मित्र बहुत अधिक समय से नहीं है या बहुत अधिक समय तक नहीं है। उन सबको हम यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि घनिष्ठ मित्रों को हम 11वें भाव से देखते हैं। जब हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं, चतुर्थ भाव का यह नवम भाव है, तो यहाँ से माता की हम लंबी यात्राओं की बात करते हैं, माता के धर्म की बात करते हैं, माता के ज्ञान की बात करते हैं। पंचम भाव का यह अष्टम भाव है, तो यहाँ से हम संतान के आयु की बात करते हैं, संतान के कष्टों की बात करते हैं, संतानों की परेशानियों की बात करते हैं। तो हम बेसिकली प्रथम संतान की बात करेंगे यहाँ से। द्वितीय संतान की बात हम सप्तम भाव से करते हैं और तृतीय संतान की बात हम नवम भाव से करते हैं। वह बात आप स्वतः ही समझ सकते हैं। किस प्रकार समझना है वह आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको स्वतः समझ में आने लगेगा। जब हम षष्ठम भाव की बात करते हैं तो षष्ठम भाव का ये सप्तम भाव है, तो यहाँ से हमारे छोटे मामा मौसी जो होते हैं उनके लिए हम विवाह की बात समझ सकते हैं, उनके जीवन साथी की बात को समझ सकते हैं, उनका जो साझेदारी में यदि कोई व्यापार है तो उस व्यापार की स्थिति को भी यहाँ से समझ सकते हैं। यह जाया भाव है, कलत्र भाव है, जिसे जीवन साथी का भाव कहा जाता है। इसके लिए छठा है, तो हमने पहले भी बात की कि रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों की बात हम यहाँ से करेंगे। यानी कि जीवन साथी के जीवन में जो शत्रु हैं, जो रोग हैं, जो उसके ऊपर कर्ज है, वह सब बातें हम यहाँ से देखेंगे, क्योंकि जीवन साथी का रोग हम यहीं से देखते हैं। लंबे रोगों की बात करेंगे तो द्वितीय भाव की बात भी करती हैं, लेकिन यहाँ से हम जीवन साथी के लगातार रोगी होने की बात को भी समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत रोगी होने की बात को भी समझ सकते हैं। इसके बाद हम जब बात करते हैं नवम भाव, पिता की बात करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव से हम किसी सजीव की बात नहीं करते हैं, नवम भाव से हम सजीव की बात करते हैं, पिता की बात करते हैं। यहाँ से हम पिता के सुख को समझ सकते हैं, पिता की भूमि, भवन, वाहन, इन अचल संपत्तियों को यहाँ से हम समझ सकते हैं, क्योंकि यह पिता का चतुर्थ भाव है, सुख भाव है। तो यहाँ से हम उस प्रकार से भी इस बात को समझ सकते हैं।
तत्पश्चात हम 11वें भाव की बात करते हैं तो यहां से बड़े भाई बहनों की बात होती है। तो बड़े भाई बहनों के लिए यह धन भाव है, तो उनके धन संचय की स्थिति को, उनके निवेशों को हम यहां से समझ सकते हैं। तो भावक भावम के नियम के अनुसार हमने इन बातों को भी यहां समझ लिया है। इसमें विशेष देखने वाली बात यह होती है कि यदि किसी भाव का स्वामी व्यय भाव में जाता है तो पीड़ा होने की अवस्था में हम उन व्ययों को हानि के रूप में भी देख सकते हैं। हानि मतलब व्यर्थ के जो व्यय है, पहलुओं के वह देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम यहां पर बात करें कि पंचम भाव का स्वामी गया हुआ है, तो पंचम भाव का स्वामी ज्ञान बांटता है, तो पंचम भाव के यहां होने से जातक ज्ञान बांटता है, ज्ञान का प्रसार करता है। लेकिन यदि पंचमेश यहां पर बैठकर पीड़ित हो जाता है तो जातक का ज्ञान व्यर्थ होता है, यानी वह इस प्रकार के लोगों के सामने अपना ज्ञान बगाड़ता है या झाड़ता है या बांटता है। जो मूर्ख होते हैं उन्हें उसके ज्ञान की कीमत ही नहीं समझ में आती है। तो इस प्रकार के लोगों के आगे वह अपव्यय करता है ज्ञान का, क्योंकि जिनको नहीं समझ में आता उनके सामने बोलना यह ज्ञान का अपव्यय ही है। तो इस प्रकार का आप हानि देख सकते हैं। तो यहां हमने इस 12वें भाव को पूर्ण रूप से विश्लेषित किया। आने वाले वीडियोस में इससे संबंधित और भी सूक्ष्म चीजों को हम क्षण क्षण समझते चलेंगे। जब हम कुंडलियां लगाना प्रारंभ करेंगे वहां हम और सूक्ष्म बातों को भी समझेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। हम पूरे ज्योतिष को यहीं से समझते हैं। 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और इनसे संबंधित जो भी गहराइयां हैं वह समझते चले जाते हैं। तो यहां हमारा 12वां भाव का जो पाठ है वह पूर्ण होता है। यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि विषय से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप संपर्क के किसी भी माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, किसी भी माध्यम से आप अपना प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। और वीकेंड में हम जो लाइव सेशन कर रहे हैं, आपकी कुंडली का मुफ्त विश्लेषण जो कर रहे हैं, जहां हम आपके एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, वहां आप जुड़ें और अपने प्रश्नों का उत्तर लें। और दक्षिणा स्वरूप हम आपसे आपका समय मांगते हैं और आपका सब्सक्रिप्शन मांगते हैं। जब आप हमसे जुड़ जाते हैं, यही हमारी दक्षिणा है और आपके एक प्रश्न का उत्तर हम उस समय के एवज में आपको देते हैं। यदि आपके प्रश्न ज़्यादा हैं, आप हर लाइव सेशन में अपने एक प्रश्न को हमारे समक्ष रख सकते हैं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अगला वीडियो हमारा होगा नक्षत्रों के श्रृंखला में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। हम इस नक्षत्र के प्रथम भाग में यह समझेंगे कि नक्षत्र से जुड़े हुए पहलुओं से हम किस प्रकार नक्षत्र को समझ सकते हैं, और हमेशा के तरह द्वितीय भाग में जातकों को समझेंगे और तृतीय भाग में हम जातकों को चरणानुसार विश्लेषित करके समझेंगे। तो पूर्व भाद्रपद के प्रथम वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।